हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएफ चालान के पार्ट 2 वीडियो में। पहले पार्ट में हमने आपको एक्सेल से टेक्स्ट फाइल और फिर उसको पीएफ पोर्टल पे अपलोड करने से लेकर पीएफ चालान जनरेट करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया था। पार्ट 1 में हमने जिन पीएफ मेंबर्स का डाटा लिया था उन सभी की पीएफ वेजेस 15,000 रुपये से कम थी और वहाँ सभी का पेंशन कंट्रीब्यूशन भी कट रहा था। मगर जब आप पीएफ का चालान बनाओगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पीएफ मेंबर्स की वेजेस 15,000 से कम हो। तो आज की वीडियो इसी पर है। हम आज 7 ऐसे केसेस के बारे में सीखेंगे जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। आ गए पहला केस में। तो यहाँ पर जो है पीएफ सैलरी और ग्रॉस सैलरी दोनों ही 15,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ग्रॉस सैलरी हमने लिख दी 60,000, पीएफ सैलरी 30,000 रुपये, बट जो ईपीएस वेजेस है और ईडीआई वेजेस है ये जो है मैक्सिमम आपको 15,000 रुपये तक ही रखनी है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, नीचे देख सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है 15,000 ईपीएस वेजेस, ईडीआई वेजेस भी 15,000 रुपये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो पीएफ है वो हम करेंगे पीएफ वेजेस के ऊपर कैलकुलेट। तो इस पीएफ वेजेस का 12% अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 रुपये। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद जो पेंशन है वो आपको पेंशन वेजेस का लिखना है, ईपीएस वेजेस का। ये ईपीएस वेजेस है, ये 15,000 रुपये तक ही है। तो यहाँ पर जो 1250 रुपये आएगा और ईपीएस अमाउंट है वो भी 1250 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया ईपीएस। और ये डिफरेंट अमाउंट है जो हम पीएफ में से पेंशन को घटा के निकालते हैं। ये मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से उसका जो पीएफ का इस तरीके से आपको पीएफ की कैलकुलेशन करनी है ईसीआर के अंदर। इसे मैंने सभी वो 11 कॉलम लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको किस कॉलम में क्या क्या वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले केस में। अब यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको 5,000 जो है एम्प्लॉय का वीपीएफ मिला है। ठीक है, तो वीपीएफ आपको 5,000 मिला है। तो हम ये सब कुछ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल जो यहाँ पर पीएफ का अमाउंट है 7 नंबर पे, यहाँ पे हम जो है 5,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले 3600 रुपये पीएफ था, वहाँ पे हम 5,000 ऐड कर देंगे। बाकी जो एम्प्लॉयर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये वीपीएफ जो होता है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर इसमें अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अगला केस है हमारा, यहाँ पे जो है वही एम्प्लॉय है ये, जिसकी हमने आपको बताया था अभी पीछे 2 केस बताए हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, इस महीने में मान लो इसके जो 10 एनसीपी डेज है, यानी ये 10 दिन अब्सेंट रहा था, बट क्योंकि इसकी 20 दिन की सैलरी है वो भी जो है 15,000 रुपये से ज़्यादा बनी है। ठीक है, पीएफ जो सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा बनी है, तो यहाँ पर भी पेंशन वेजेस पे 15,000 ही आएगी और ईडीआई वेजेस भी 15,000 आएगी। और पीएफ जो है 20,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 और 1,250। और ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर एनसीपी डेज हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो पीएफ ईपीएस जो अमाउंट है, जो एनसीपी जो डेज है वो जो है ना टोटली आपके जो पेंशन सर्विस को इफ़ेक्ट करता है। एनसीपी डेज का मतलब यही है, और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ईसीआर में या पेंशन के एम्प्लॉय के जो पीएफ के अंदर कुछ भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल पेंशन की सैलरी, पेंशन की जो कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो आपको पेंशन विड्रॉल करेंगे या फिर आप 58 साल के बाद पेंशन लेंगे, तो वहाँ पे जो है ये एनसीपी डेज आपका बहुत अहम रोल निभाता है। वहाँ पे अगर आपने 15,000 तक यानी 1,250 रुपये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है और यहाँ पर आपने मान लो ये 20 दिन ही एम्प्लॉय आया था और आपने यहाँ पर 10 डेज डाल दिया, तो फिर वो आपकी जो है केवल 20 दिन ही कैलकुलेट करेगा उस मंथ की। भले ही आपने यहाँ पे पूरे 1,250 रुपये जो है लिया हुआ है कंट्रीब्यूशन, बट जो आपकी सर्विस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो एनसीपी डेज है वो 0 आएगा। अगर आपकी पीएफ सैलरी डेज कम होने के बाद भी 15,000 से ज़्यादा है, तो अगर 15,000 से कम है तब तो फिर कम आएगा ही, फिर एनसीपी डेज भी आएगा और सब कुछ आएगा। ठीक है, अगला जो केस है हमारे पास, ठीक है, बढ़ते हैं अगले केस की तरफ।
तो यहाँ पर जो है पीएफ से वेजेस है वो 15,000 है, बट एम्प्लॉय की जो एज है वो 58 से प्लस हो गई है, यानी एम्प्लॉय को काम करते करते उसकी जो एज है वो रिटायर हो गया है या फिर उसकी एज है 58 से ज़्यादा है। कई कंपनी में एम्प्लॉय जो है 58 के बाद भी काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसका पीएफ तो आपको अगर काटना ही है, अगर वो यहाँ पर काम कर रहा है कंपनी में 58 के बाद भी, तो पीएफ तो आपको काटना है, बट जो इसका ईपीएस है, पेंशन जो है उसके ना, तो यहाँ पर पेंशन सैलरी तो जीरो आ जाएगी, और इडलाई जो ये अमाउंट है ये हमेशा आपको 15,000 ही रखना है, चाहे उसका ईपीएस कटे या ना कटे। अगर यहाँ पर पीएफ वेजेस 10,000 हो जाती है तो फिर इडलाई वेजेस भी 10,000 रुपये ही आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो इसके 15,000 है तो यहाँ पर ईपीएस वेजेस जीरो आएगी, क्योंकि 58 से ऊपर इसकी एज हो गई है। और यहाँ पर हमने वही पीएफ के ऊपर, पीएफ वेजेस के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे 12%। अगर यहीं पर आप ईपीएस वेजेस के ऊपर कैलकुलेट करोगे ईपीएस तो जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईपीएस जीरो ही लिखा है, क्योंकि इसकी एज जो है 58 प्लस हो गई है। तो ये वाला जो ईपीएस का अमाउंट है वो हम यहाँ पर एम्प्लॉयर वाले पार्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। अभी अगला जो केस है, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ पर क्या है, ये एम्प्लॉय जो है इसकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है, न्यू जॉइनर है ये, और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 24,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी आपको ईपीएस नहीं काटना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ईपीएस इसका नहीं काटना है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे करके थोड़ा। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर कोई नया एम्प्लॉई है, ठीक है, और वो ज्वाइन करता है 1 सितंबर 2014 के बाद, और उसकी जो स्टार्टिंग वेजेस है वो है 15,000 अबव, 15,000 से ज़्यादा है, तो जो इन ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि उसका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो हम जो है ईपीएफ के अंदर जोड़ देंगे, उसका पेंशन नहीं काटेंगे, ठीक है, और वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ईपीएफ जैसे हम लोग जिसका पेंशन नहीं काटते थे तो उसका पार्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाता था एम्प्लॉयर वाले पार्ट में, तो इसका भी जो पार्ट है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगला केस यह है कि यहाँ पर जो पीएफ वेजेस है सब कुछ नील है, ये एम्प्लॉय जो है पूरे महीने नहीं आया और लीव पे था, तो लीव पे था अगर एम्प्लॉय तो फिर हमें सब कुछ जीरो लिखना है। बट यहाँ पर जो एनसीपी डेज है, अगर 30 दिन का जो मंथ था वो 30 डेज, अगर 31 डेज का मंथ है तो यहाँ पर 31 नील कंट्रीब्यूशन आपको सबमिट करना है। यहाँ पे इसकी जो पीएफ वेजेस है 10,000 रुपये है, 58 प्लस का एम्प्लॉय है, ये मैंने कम कर दिया है पीएफ वेजेस। तो यहाँ पर हम मान लो ग्रॉस सैलरी 20,000 ही रख लेते हैं, तो पीएफ वेजेस है वो 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 है पीएफ वेजेस, तो 10,000 रुपया कर लिया हमने। तो यहाँ पे अब देखिए ईडलाई भी 10,000 रुपये आएगा, ठीक है, और ईपीएस जो है जीरो ही आएगा, क्योंकि इसकी जो एज है 58 प्लस है।